वेलकम यू ऑल ऑन दिस इंडियाज़ लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। और एक बार फिर से आपका स्वागत है सुबह के इस डेली करंट अफेयर्स डोज में, जिसका बेसिक मकसद होता है, मैंने बार बार कहा है, आपको बहुत सारे फैक्ट्स देना समकालीन मुद्दों पर। देखिए, एनालिटिकल वीडियोस तो आपको मिल ही रहे हैं, राइट, टॉपिक वाइज, पंकज सर का, सुमित सर का, बट इसमें बहुत सारी फैक्चुअल नॉलेज उन्हीं कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे मैं आपको दूंगा। दोनों को मिला के जब आप देखेंगे तो एक अमेजिंग आपके पास फैक्ट एनरिचमेंट और कंटेंट जनरेट होता है, जो आंसर राइटिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड विदाउट प्रॉपर कंटेंट और या फैक्ट्स आंसर थोड़े कमज़ोर होने लगते हैं, राइट। सो दैट इज़ द सोल पर्पस ऑफ दिस सेशन। सो स्वागत है आपका एक बार फिर से इस डेली करंट अफेयर्स डोज में। आई एम अभिषेक, और ये आप इस सेक्शन में 4 चैनल्स पे मेरे वीडियोस देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है आपको। ज्योग्राफी 101, मैप्स 101, जो बहुत जल्दी यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड एक चैनल बनने जा रहा है, नाम होगा यूपीएससी 101। यू हैव करंट अफेयर्स 101 और या एनसीईआरटी 101, तो इन चारों को सब्सक्राइब करके रखिएगा, राइट। बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है आप लोगों को, और ऑथेंटिक मदद, राइट। मैं अभिषेक हूँ, टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा मैंने बताया है, बिकॉज आई बिलोंग टू योर जनरेशन, तो कंटेम्प्रेरी टेक्निक है मेरी टीचिंग की, और एब्सोल्युटली बाइलिंगुअल रखता हूँ मैं चीज़ों को। बहुत सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट से मैं मिला हूँ, उन्हें मेंटोर किया है, गाइड किया है, और इन सब का एक अल्टीमेट एडवांटेज आपको डेफिनेट मिलेगा, राइट। सो दिस इज़ माई कोड, एडुकेटर्स कोड, जिसे आप अगर यूज़ करते हैं अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो उससे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। सो दैट इज़ नॉट a wrong thing, right, to use. So use it for your subscriptions. लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए और आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फ्रॉम टाइम टू टाइम में भी ये जानकारी, या और ट्यूटर्स भी आपको ये जानकारी देते ही रहते हैं। सो चलिए हम अपना मुद्दा शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट है रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजना। ठीक है, रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दैट इज जल विद्युत परियोजना। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, राइट, वो बेसिकली उसी प्रोजेक्ट का है। सो वाई इट इज़ ए न्यूज़, बिकॉज यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया है। इसको बनाने की जो अप्रूवल है, सहमति वो दे चुकी है। 850 मेगावाट का ये प्लांट है, रिवर चिनाब। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, जम्मू एंड कश्मीर में ये लोकेटेड है, चिनाब नदी पे लोकेटेड है, याद रखिएगा। इसे इनॉग्रेट पहले 2013 के दौरान ही किया गया था, राइट। एंड इफ यू रिमेंबर, ये मोदी के पहले का पीरियड है, नरेंद्र मोदी सरकार के पहले का पीरियड है। लेकिन तब पाकिस्तान ने, अब देखिए, जो 5 नदियां हैं पंजाब की, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, अभी मैं आता हूँ उस पर पाकिस्तान हमेशा विवाद उठाता आता रहता है, ठीक है। सो कन्फ्लिक्ट में रहा, लेकिन फाइनली वर्ल्ड बैंक, जो बेसिकली इसकी मध्यस्थता करता है, वर्ल्ड बैंक ने भी भारत और पाकिस्तान के इस विवाद की मध्यस्थता की है, जिसे आप सिंधु जल संधि कहते हैं। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। सो उस वर्ल्ड बैंक ने इसे अप्रूव कर दिया था, इस प्रोजेक्ट को 2017 में, और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे, यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया है कि हाँ भाई चलो इसे बनाएंगे। पाकिस्तान ने तो हमेशा ऑब्जेक्ट किया ही है। अब भाई 2 कीवर्ड है जो मैंने आपके सामने रखे हैं, राइट। क्योंकि सेशन छोटा होता है तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं कर सकता हूँ। कभी एक स्पेशल वीडियो में मैं टाइप ऑफ डैम्स के बारे में आपको बताऊँगा, पर यहाँ पे एक शब्द है, दैट इज़ ग्रेविटी डैम, राइट। सो ग्रेविटी डैम क्या होता है? सी, डैम बहुत तरह के होते हैं। तो डैम बेसिकली क्या है, लाइक मान लीजिए ये नदी है, लाइक सपोज दिस इज द रिवर, तो नदी के जल को रोका जाता है। लाइक रिवर, इफ रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस, तो नदी के जल को आप रोकते हैं। अब नदी के इस साइड में जल का स्तर फिर बढ़ेगा, इस साइड में जल का स्तर बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो यहाँ से आप नहरें कैनाल्स निकाल सकते हैं। वो कैनाल्स आगे जाके स्प्रेड होकर छोटी छोटी नहरें बन के, मतलब इरीगेशन के लिए यूज होती हैं। और इस वाटर को यूज़ करके आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजनाओं का भी निर्माण कर सकते हैं। सो ग्रेविटी डैम इज़ द डैम जहाँ पे जो जल को रोकने का काम है, बेसिकली यहाँ जो रोकने का काम है, वो बेसिकली ये जो वॉल लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे वॉल लाइक जो देख रहे हैं अपना डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, जो वॉल लाइक स्ट्रक्चर है, राइट, दिस इज वॉल लाइक स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रेंथ और इसकी हाइट जो होती है, वही डिसाइड करती है बेसिकली कि वाटर कितना ज़्यादा यहाँ पे रोका जा सकता है। जब बहुत ज़्यादा स्तर बढ़ता है तो यहाँ से जो ये गेट्स आप देख रहे हैं, लाइक सी, दिस आर द गेट्स, ये ओपन कर दिए जाते हैं, ताकि फिर बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दीवार टूट सकती है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ग्रेविटी डैम।
जहाँ पे जो वॉल का जो मटेरियल है, उसकी हाइट है, उसका जो डायमेंशन है, वही डिसाइड करता है कि हाँ भाई कितना पानी को आप रोक के रखेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटी डैम। और इंडस वाटर ट्रीटी कीवर्ड में मैंने क्यों दिखाया है, बिकॉज ये सब पढ़ते हुए लाइक चिनाब नदी की बात आए और ये आपके दिमाग में ना आए तो आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं अधूरी है गाइस। मेरी ये बातें अगर सख्त लगें सुबह सुबह, ठीक है, तो फिर भी थोड़ा सा इसे अपने जीवन में उतारिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। सिंधु वाटर समझो, सिंधु जल संधि की बात करें आप तो ठीक है, ये 1960 में एक संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसकी मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने की थी, राइट, वर्ल्ड बैंक ने की थी। उस समय जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, दैट वाज अयूब खान, और हमारे तरफ से भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच समझौता 1960 में हुआ था। मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने की थी। थोड़ा सा मैं बता दूं कि समझौता है कि बेसिकली अबाउट द 6 रिवर्स। पंजाब, अगर मैं भारत के नक्शे पे आपको दिखाऊं, अगर इफ दिस इज द मैप ऑफ शॉर्ट मैप ऑफ इंडिया, तो यहाँ से तो सिंधु नदी ऐसे जाती है, और फिर इसकी सहायक नदियाँ, पंजाब को पंजाब आप क्यों कहते हैं, सी दिस इज पंजाब। सो पंजाब में बेसिकली पंज और आब का मतलब होता है पानी, पंज का मतलब होता है 5, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। कौन सी नदियाँ हैं, सिंधु तो ऊपर से जा रही है, तो नीचे कौन सी नदियाँ हैं, चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, झेलम, चिनाब, दिस इज रावी एंड दिस इज ब्यास एंड दिस इज सतलज। दिस इज द आउटलाइन ऑफ इंडिया, राइट, ये इंडिया का आउटलाइन मत भूल जाइएगा, दिस इज आवर इंडिया, राइट। सो इसमें ट्रीटी के अंदर ये कहा गया था, एक रफली शॉर्टली मैं बता देता हूँ आपको, कभी किसी सेपरेट वीडियो में काफ़ी डिटेल्ड बातें होंगी इस पर, कि भाई जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ठीक है, उस पर एब्सोल्यूट कंट्रोल इंडिया का होगा। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में कौन सी आती है, ईस्ट वाली। सो दिस इज सतलज, ब्यास एंड रावी, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, राइट। और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, दैट इज झेलम, चिनाब और इंडस, इसके जल पे पाकिस्तान का हक उतना ही होगा जितना इस समझौते में तय किया जाएगा, और भारत उस जल को छोड़ेगा। तो जब भी सिंधु पे, झेलम पे और चिनाब पे कोई डैम बनता है, पाकिस्तान हमेशा इस पे विवाद करता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई। सो ये भी विवादित ही था, लेकिन अब तो देख रहे हैं कि गर्मा गर्मी इंडिया की तरफ से थोड़ी बढ़ रही है, तो भाई चलो कि भाई इसे बनाते हैं, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़, सो रिमेंबर इट। मूविंग टू नेक्स्ट, वी हैव द वाहरेव ब्रिज। ऐसी चीज़ें याद रखिएगा, ऐसे नाम सब ना किसी क्वेश्चन को खराब कर देते हैं। ये ब्रिज आपके सामने है, दैट्स व्हाई फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में आप देखते हैं कि ऑप्शंस एक क्वेश्चन के अंदर 4-5 होते हैं, और किसी एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें कोई भी एक वर्ड जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, पूरा क्वेश्चन खराब कर सकता है। सो मेघालय में इनॉग्रेट किया गया है लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं आर्कनुमा, राइट, तो इंडिया का लॉन्गेस्ट, अब ऐसा कोई भी टर्म लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट चला आता है तो भाई याद रखना जिम्मेदारी है आपकी, और उसके आगे पीछे कुछ बातें। सो रोड आर्क, लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज ऑफ इंडिया है, इनॉग्रेट किया गया है मेघालय में। वाहरेव वहाँ की छोटी सी नदी है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू डोंट नीड टू रिमेंबर रीड मच अबाउट इट। वाहरेव ब्रिज उस नदी के नाम पे ही है। हाँ, अब कीवर्ड्स पे आ जाते हैं। सी, गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय की बात हो और मोहसिन राम, तो ये 4 शब्द आपके दिमाग में नहीं आए तो फिर भाई गड़बड़ है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, इफ दिस इज योर इंडिया, अगर ये एक छोटा सा इंडिया है तो दिस रीजन इज मेघालय, ये रीजन हमारा मेघालय होता है। और यहीं पे 3 छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिसे आप बेसिकली गारो, खासी और जयंतिया के नाम से जानते हैं। गारो, खासी एंड जयंतिया। अगर थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके देखो, गारो, खासी एंड जयंतिया। अब ये खासी से घिरा हुआ 3 तरफ से हमारा है मोहसिन राम, भारत में सबसे अधिक, भारत की वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस, पहले थोड़ा चेरापूंजी इसके बगल में ही है, नाउ इट इज़ मोहसिन राम, वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस सिचुएटेड इन मेघालय। ध्यान में ये रखिएगा कि क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता है कि मोहसिन राम में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वर्ल्ड में, वो किस पहाड़ी की वजह से होती है। नाउ यू विल फॉरगेट दिस। सो दिस इज खासी, खासी से घिरा हुआ है 3 तरफ से, मानसूनी हवा इधर से एंटर होती है और ज़बरदस्त बारिश होती है बंगाल की खाड़ी की साइड से। दैट्स वाई दीज आर द की वर्ड्स। बातें तो इस पर बहुत हो सकती है, पर इस सेशन उसके लिए नहीं है। वी विल बी हैविंग दोज थिंग्स इन ज्योग्राफी क्लासेस।
और एक मेघालय की बात है तो नॉकरेक नेशनल पार्क का नाम याद रखिएगा। मेघालय इसके लिए बहुत मशहूर है क्योंकि ये दो चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक तो एशियाटिक एलिफेंट्स के लिए और उससे भी ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स के लिए। सिट्रस फ्रूट्स मतलब खट्टे फलों के लिए बहुत मशहूर है। सो दिस इज वाहरेव ब्रीज। मूविंग टू नेक्स्ट वी हैव इफ्को इन न्यूज़। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, तो ध्यान रखना ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। फुल फॉर्म देख लीजिए पहले, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। कोऑपरेटिव लिमिटेड, पहले तो छोटी छोटी बातें क्यों न्यूज़ में है, और जो डायग्राम मैंने दिखाया है वो आपको दिखाया है फर्टिलाइजर का, तो इससे आप समझ सकते हैं कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन किस क्षेत्र में काम करती है। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है NPK, सोचिएगा तो इसका मतलब क्या होता है। अगर नहीं सोच पाते हैं तो ये सब गलत चीज़ें हैं, और बताइएगा मुझे कि सोच पाए कि नहीं आप। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, रैंक 1 वर्ल्ड की टॉप नॉच 300 टॉप कोऑपरेटिव्स में इसका नाम आया है, वो भी रैंक 1 में आया है। दैट्स वाई न्यूज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। थोड़ी सी कुछ फैक्चुअल बातें, 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था। प्रेजेंट चेयरमैन इसके BS बलविंदर सिंह नकाई, BS नकाई हैं। हेडक्वार्टर्ड एट दिल्ली। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी हेल्प कर जाती हैं, लेकिन न्यूज़ में मैंने इसे इसलिए लिया बिकॉज ये बहुत बड़ा नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है हमारा। सो फार्मर्स फर्टिलाइजर्स, आप समझ सकते हैं कि किसानों के लिए सहायक भूमिका रोल प्ले करता है। फर्टिलाइजर्स बनाता है, फर्टिलाइजर्स रिलेटेड इक्विपमेंट, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, बहुत बड़े स्तर पे इसका निर्माता है ये। क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है। नाउ द पॉइंट इज, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? सी, ये स्वायत्त संस्थाएं होती हैं। स्वायत्त मतलब ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। स्वायत्त संस्थाएं होती हैं, लेकिन प्रजातांत्रिक होती हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होती हैं। प्रजातांत्रिक मतलब वोट करके डिसाइड किया जाता है कि भाई इन संस्थाओं के चेयरमैन या फिर CEO जो एग्जीक्यूटिव हेड होंगे वो कौन होंगे, ठीक है। सो इसमें वॉलंटियर, एक ऑटोनॉमस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी इसे शुरू कर सकता है, जिनका मकसद, जिनका इरादा 10 लोग मिल गए और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू कर सकते हैं आप। सो 10 की इसमें हिस्सेदारी होगी। सहकारी संस्थाएं कहते हैं इसे हिंदी में, यू से इट सहकारी संस्था। सो 10 लोगों ने कुछ कुछ पैसा मिलाया और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू कर दी। अब चेयरमैन कैसे चुना जाएगा? तो ये 10 के द्वारा वोट होगा और वोट के द्वारा चेयरमैन चुना जाएगा। सो दैट्स वाई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, प्रजातांत्रिक रूप से ये निर्मित संस्था कहलाती है। इसे सहकारी संस्था कहते हैं। वी हैव, जैसे कंपनीज लॉ हैं, लेबर लॉज हैं, वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी गवर्नमेंट इंडिया में लॉज हैं, पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए, उसी के अंतर्गत ये काम करती है। इसे एक बड़ा पॉपुलर वर्ड में लिखा है पैक्स। सुनते हैं आजकल पैक्स अध्यक्ष, वो पैक्स से अध्यक्ष है, वो पैक्स अध्यक्ष है। सो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये भी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी और क्रेडिट सोसाइटी। जरा सोचिएगा तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं, और अगर आप नहीं सोच, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि आप अगर इसके बारे में सोच पाए कि नहीं। और अगर नहीं सोच पाए तो इससे पहले जो मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताया है, राइट, माइंड इट, थोड़ा इससे इंटरकनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वैसा ही शब्द है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट या कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो ऑल्सो वर्क्स इन द फील्ड ऑफ द रूरल लाइफ, एग्रीकल्चर, राइट। और पैक्स का चेयरमैन काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पद माना जाता है। हर एक ग्राम पंचायत में एक पैक्स का चेयरमैन, एक पैक्स होना कंपलसरी है आज की तारीख में। सो थिंक अबाउट इट, राइट। और अगर ये चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, यही सेशन का मकसद भी है। मूविंग टू नेक्स्ट, वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन द न्यूज़, नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 2011 से मनाना शुरू किया गया है, क्योंकि ये ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो भारत के मुख्य चुनाव आयोग है जो भारत का, उसकी स्थापना 1950 में आज़ादी के बाद 25 जनवरी के दिन हुई थी। तो 2011 से इस 25 जनवरी वाले दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी वोट, इलेक्शन, डेमोक्रेसी, इन सबसे रिलेटेड चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो कीवर्ड में मैंने क्या बताया आपको, आर्टिकल 324 याद आना चाहिए, बिकॉज यही ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करता है। चुनाव आयोग के लिए जो आर्टिकल है हमारे संविधान में, दैट इज 324। और स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्यों के पास भी अपने राज्य चुनाव आयोग होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग है,
वो देश के सारे इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उनके संचालन के लिए, चाहे वो स्टेट का इलेक्शन हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, प्राइम मिनिस्टर का हो, प्रेसिडेंट का हो। लेकिन स्टेट में सिर्फ 2 इलेक्शन, पंचायत का और नगर पालिका का, इन 2 के चुनाव के लिए स्टेट का जो राज्यपाल गवर्नर होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करता है। सो दैट इज आर्टिकल 243 और नेशनल इलेक्शन कमीशन 324। 3 नाम मैंने क्यों बताए हैं, सोचिएगा एक 5 सेकंड के लिए वीडियो को रोक के। अगर नहीं सोच पाते हैं, अगेन इट इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज ही इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, और अभी 2 डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर हैं इनके, उप चुनाव आयुक्त जो इनकी सहायता करते हैं, दैट इज सुशील चंद्रा एंड राजीव कुमार, ये नए बने हैं। ठीक है, सो ये सब चीज़ें ज़रूर आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब डेप्टी इलेक्शन कमिश्नर कितने होंगे, ऐसा कोई संविधान में लिखा नहीं हुआ है, इट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव द वासुकी। एक बड़ा अनोखा नाम था इसलिए मैंने इसे इस वीडियो में रखा। लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन, मालगाड़ी जिसे कहते हैं, सामान ढोने वाली ट्रेन, फ्रेट ट्रेन कहते हैं उसे, 3.5 किलोमीटर लंबा, 300 वैगन, 300 कोचे डब्बे हैं इसमें। आप इमेजिन कीजिए, देखिए इसे, समथिंग लाइक दिस, इमेजिन इट समथिंग लाइक दिस, राइट। और किस रेलवे जोन ने इसे शुरू किया है, तो भाई चलाया है, तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। देखिए कीवर्ड में मैंने क्या लिखा है, सुपर एनाकोंडा, शेषनाग। अब ये जो ट्रेनें हैं सुपर एनाकोंडा एंड शेषनाग, ये भी फ्रेट ट्रेन थी आज से पहले, वासुकी से पहले ये सबसे बड़ी ट्रेनें हुआ करती थी, फ्रेट ट्रेन। तो सुपर एनाकोंडा जो है, मतलब ये जो चली कहाँ से है, वासुकी कहाँ से बीच में चली है, भिलाई एंड कोरबा, ये छत्तीसगढ़, दिस इज योर छत्तीसगढ़ में है दोनों। ये सुपर एनाकोंडा का जो रीजन था, ये जो चला था, ये उड़ीसा में चला था, उड़ीसा में चला था। और एक फिर शेषनाग, ये दोनों वासुकी से पहले सबसे लंबी फ्रेट ट्रेन मानी जाती थी। शेषनाग इसे फिर से छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, राइट। सो ऐसे वर्ड्स दिमाग में रखना ज़रूरी है, बिकॉज इट कैन डिस्ट्रॉय वन क्वेश्चन। दैट्स वाई ये सेशन का मकसद ही मैं बार बार बताता हूँ कि फैक्ट एनरिचमेंट होता है। अब जैसे कीवर्ड में एक रेलवे जोन आ जाता है, तो एक दिमाग में आपके ज़रूर आनी चाहिए कि भाई भारत में कितने रेलवे जोन हैं, राइट। तो रिसेंटली एक नया वाला बना है, उसके बाद 18 है। अब रिसेंटली जो नया वाला बना है वो कौन है, जिसका तो वो दैट इज साउथ कोस्टल रेलवे जोन, दक्षिण तटीय रेलवे मंडल। सो जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम रखा गया है, जो हेडक्वार्टर्ड होते हैं सारे रेलवे जोन के। अब अगर आप परसों ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ भी आप हैं, एक बार सोचिएगा कि आप किस रेलवे जोन के तहत आते हैं। और ये सब नहीं सोच पा रहे हैं तो प्लीज़, दिक्कतें हैं, राइट। पढ़ाई के स्टैंडर्ड को रेज कीजिए, राइट, और इस सेशन को अटेंड कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है आपको। देखिए इसमें 5 रैक, मतलब एक रैक में कितनी बोगियाँ हो सकती हैं, 50-60। तो इसमें टोटल जो रैक थे वो 300 हैं, कैन यू इमेजिन दिस। और लंबाई इसकी 3.5 किलोमीटर। सो इमेजिन अ ट्रेन लाइक दिस, पैसेंजर ट्रेन नहीं, फ्रेट ट्रेन, मालगाड़ी, लेकिन फिर भी इमेजिन 3.5 किलोमीटर लंबा। सो दैट्स वाई टुक इट इन द सेशन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। और फ़ायदा उठाइए हमारे इन चीज़ों का, इन ट्यूटर्स का, राइट, जिनके पढ़ने के लिए बहुत सारी परेशानियां लोग यहाँ वहाँ उठाते रहते हैं, सब आपके सामने हैं। अमेजिंग आपके पास कोर्सेज हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आपके पास फिंगर टिप पे है। और ये जो हमारा एफर्ट है यूपीएससी के लिए, उसका अल्टीमेट एडवांटेज आपको मिलना चाहिए, राइट। यही हमारी कोशिश है। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, ये द प्लस कोर्सेज, प्राइसिंग आप देख सकते हैं, इट्स ओनली 49,500 1 साल के लिए, ठीक है। अब बच्चे तो हैं नहीं, इमेजिन दिस प्राइस फॉर 1 ईयर, राइट, एंड होल जीएस फॉर यूपीएससी, इट्स नथिंग। यूज़ करेंगे कोड आप मेरा, जैसा कि मैंने बताया, मेरा ड्रैव, दिस इज DRABH, अगर ये कोड आप यूज़ करते हैं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज डोंट फॉरगेट इट, ये मेरा नहीं है, ड्रैव, तो आपको 10% डिस्काउंट, मतलब फिर ये 44,500 का हो जाता है 1 साल में पूरा जीएस। और क्या चाहिए। आइकॉनिक में आपको जो एक नया सब्सक्रिप्शन शुरू हुआ है, इसमें एक आपको मेंटोर मिल जाता है। मेंटोर मतलब जो उंगली पकड़ के आपके साथ उतने दिन रहेगा, मान लीजिए आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पूरे 1 साल रहेगा, विच इज़ लाइक इंडिस्पेंसेबल। यूपीएससी की तैयारी में आपके साथ कोई रहे जो आपको मेंटोर कर सके, दैट इज़ अमेजिंग थिंग, राइट। सो एडवांटेज लीजिए इन चीज़ों का।
ऑप्शनल की भी पढ़ाइयाँ हैं, अगर 27,000 में 10% डिस्काउंट के बाद 24,000 में कोई ऑप्शनल करा रहा है आपको, और वो भी उन टीचर से जिनके पढ़ने के लिए आप पता नहीं कहाँ कहाँ की धरती को लांघते हैं। सो प्लीज़ डोंट मिस दिस चांस, राइट। फिर आप दोनों कंबाइन करके भी ऑप्शनल और यूपीएससी का ले सकते हैं। ऑल दिस थिंग्स, बहुत सारे विकल्प हैं आपके सामने। आइकॉनिक का जो प्राइस राइज हो रहा है, इमेजिन, कोशिश कीजिए उससे पहले आप अपनी सब्सक्रिप्शन को लें, यूज माई कोड एंड जस्ट take the advantage of this ultimate revolution, right? So thanks for this session. See you in the next session. जरूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगता है, because your feedback is highly important for us and we do work as per your feedback, right? Thank you.